एवरीवन। तो विज़न की मंथली मैगज़ीन कर रहे थे। अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक है सोशल इशूज़। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो भारत में बाल कुपोषण के ऊपर है। तो ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, उसने ये निकाली है। ठीक है, तो इसमें 5 से कम आयु के 5 में से एक बच्चे की जो मृत्यु है वो अति दुबलेपन के कारण हो जाती है। तो इसमें बताया है। और जो साउथ एशिया की बात करें हम, दक्षिण एशिया दुबलेपन के जैसे रोग का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, इसमें दक्षिण एशिया है, उप सहारा अफ्रीका की जो खराब स्थिति दिखाई है। फिर इसमें कुछ परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि अल्प पोषण के ऊपर अंडर न्यूट्रिशन, ठिगनापन है, दुबलापन है, हिंडर हंगर किसे कहते हैं, मोटापा, खाद्य रेगिस्तान। तो ठीक है, फिर अधिक वजन, खाद्य प्रणाली और खाद्य दलदल। तो इसमें से ये पता होना चाहिए कि कहते किसको हैं। तो हिडन हंगर के ऊपर तो मेंस में क्वेश्चन भी बन जाता है कि यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बच्चे को पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य विटामिन और खनिज प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब खाना तो मिल रहा होता है पर उन्हें विटामिन और खनिज प्राप्त नहीं होते हैं, उसे कहते हैं मोटापा। आपको पता ही है, अधिक वजन का सबसे गंभीर रूप है ये। और खाद्य रेगिस्तान यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पोषण युक्त भोजन तक पहुँच बहुत कम होती है और या नहीं भी होती है। फिर इसमें दुबलापन है, अल्पोषण का एक चरम रूप है। इसमें जो बच्चा है वो अपनी लंबाई के सापेक्ष बहुत दुबला पतला होता है। ठिगनापन उसे कहते हैं जो अल्पोषण का ही एक रूप है। इसमें बच्चे की जो लंबाई होती है उसकी आयु के सापेक्ष बहुत कम होती है। फिर अल्पोषण उसे कहते हैं कि यह एक ऐसी स्थिति है जब बच्चा वृद्धि हेतु आवश्यक पर्याप्त पोषक तत्व ग्रहण या अवशोषित नहीं कर पाता है। तो इसमें ये है। फिर नेक्स्ट है अधिक वजन। अधिक वजन जिसमें वजन जो बच्चे का वजन है वो लंबाई की तुलना में अधिक होता है। फूड सिस्टम की बात करें तो इसमें बताया कि इसके अंतर्गत खाद्य के उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण, तैयारी और उपभोग से जुड़े सभी सब सभी तत्व एवं गतिविधियाँ शामिल होती हैं। फिर है खाद्य दलदल, जो फूड स्वयं बोलते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पोषण युक्त भोजन के बजाय जैसे हम जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड, ये सब मिलते हैं खाद्य दलदल में। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट है कि रेडी टू यूज़ थेराप्यूटिक फूड दुबलेपन से ग्रस्त बच्चों की सुरक्षा को प्रदान करते हैं। RUTF बोलते हैं इसे। और RUTF के माध्यम से एक बच्चे की उपचार की कुल लागत लगभग $100 होती है। ठीक है, फिर इसमें बताया गया है अगले में कि यूनिसेफ का अनुमान बता रहे हैं कि ग्लोबल एक्शन प्लान का जो उद्देश्य है ना वो बच्चे के दुबलेपन पर SDG गोल्स को प्राप्त करना है। ठीक है, फिर इसमें बाल कुपोषण के बारे में बता रखा है कि बाल कुपोषण कैसे कैसे होता है। तो अल्पोषण हमने देख ही लिया इसकी डेफिनेशन, तो जिसमें वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट होता है। तो ये देख लेना कि कैसे कैसे, मतलब दुबलापन किसे कहते हैं, लंबाई के अनुपात में वजन कम हो जाता है। और ठिगनापन वो होता है कि आयु के अनुपात में लंबाई कम हो जाती है। और अल्प वजन वो होता है आयु के अनुपात में वजन कम हो जाता है। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद जो कुपोषण है केवल गरीबी को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरे भारत में सभी आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक समूहों को प्रभावित करता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक अर्थात ग्लोबल हंगर 2021 की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो भारत का स्थान 101वां है। ठीक है, ग्लोबल हंगर में, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें कारक हैं कि क्या क्या कारक है कुपोषण जो कुपोषण में योगदान देते हैं। पहला तो है कि भोजन तक अपर्याप्त पहुँच, भोजन तक मतलब पहुँच की प्राप्ति इतनी अपर्याप्त पहुँच होती है, पहुँच नहीं पाता है भोजन लोगों तक। फिर खान पान संबंधित आदतें, उनकी आदतों के बारे में है कि जागरूकता की कमी रहती है, भोजन के बारे में तर्कहीन विश्वास रहता है। ठीक है, फिर निर्धनता की बात करें तो निर्धनता होती है, तो इसलिए भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये संक्रमण की बात करें, जैसे मलेरिया, खसरा जैसे संक्रमण या बार बार दस्त संबंधित संक्रमण कुपोषण को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर उसके बाद एनीमिया है, रक्ताल्पता से ग्रसित माताएं, कुपोषित माताएं कुपोषित बच्चों को जन्म देती हैं, ये पता होना चाहिए। और जैसे कि हमारे देश में बात करें तो एनीमिया से ग्रसित लगभग 50% महिलाएँ हैं। तो उनसे तो कुपोषित, जब एनीमिया से ग्रसित हैं तो फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे। ठीक है, तो ये सब है। फिर उसके बाद सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं कुछ, जैसे कि परिवार में भोजन का असमान वितरण हो जाता है, कि महिलाओं स्कूल जाने की आयु से पूर्व के बच्चों को आर्थिक रूप से सक्रिय पुरुष सदस्यों की तुलना में कम भोजन मिलता है।
विशेष रूप से लड़कियों की बात करें तो। फिर बड़े परिवार, एक बड़ा परिवार होता है तो इसलिए भोजन कम मिल पाता है। फिर आवास सुरक्षा और आपूर्ति, जल आपूर्ति की खराब गुणवत्ता होती है। फिर है कि नेक्स्ट है प्रवासन। प्रवासन भी एक कारण होता है जिसकी वजह से सरकारी योजनाओं से के लाभों से वंचित हो जाते हैं वो। फिर हम आगे की राय है कि आगे क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो इसमें एक तो सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संबंधी पहले चला सकते हैं हम, जैसे मीडिया का रोल इसमें काफ़ी अच्छे से हो सकता है। फिर बेहतर खाद्य प्रणालियाँ हो सकती हैं इसके लिए, ठीक है। बेहतर का जैसे पौष्टिक, सुरक्षित और किफ़ायती संधारणीय आहार प्रदान कर सकते हैं हम। खाद्य उत्पादन में विविधता ला सकते हैं, जैसे कि अनाज, दालें, फल, सब्जियां, ये सब हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर योजनाओं से जुड़े लाभों के वितरण में सुधार कर सकते हैं, जैसे ICDS योजना है, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पूरक खाद्य पदार्थ। पूरक खाद्य पदार्थों को जो सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ मुख्य खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण अर्थात फोर्टिफिकेशन, जैसे कि फोर्टिफिकेशन हम चावलों का देख रहे हैं तो गोल्डन राइस है उसका एग्जाम्पल। तो हम पूरक खाद्य फसलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर नीतिगत परिवेश है कि जैसे कि स्कूल स्वस्थ भोजन और स्कूलों तथा जो खेल के मैदानों के निकट जंक फूड की बिक्री होती है तो उसको सीमित कर सकते हैं हम, जंक फूड वगैरह के, ठीक है। फिर मातृ एवं शिशु देखभाल में सुधार, उसमें भी हम सुधार ला सकते हैं। ये सब है हमने वे फॉरवर्ड देख लिया था। इसमें प्रभाव दिए हैं कि बाल कुपोषण से क्या क्या प्रभाव दिखने को मिलता है, जैसे कि निमोनिया, डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारी संक्रमित होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये सब प्रभाव हैं कि इससे अगर आपने इसका इलाज जल्दी से नहीं किया तो गंभीर स्थिति हो सकती है। फिर नेक्स्ट है, इसके लिए कुछ सरकार ने पहलें चला रखी हैं, वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी पहलें हैं। जैसे कि एक है ICDS, ये समेकित बाल विकास योजना और आंगनवाड़ी व्यवस्था है। तो ये क्या करती है कि ये गरीब जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो माता हैं उनको पूरक पोषाहार एवं राशन उपलब्ध कराती हैं, और विद्यालयों में मध्याह्न MDM योजना जो है उसको संचालित करती है। फिर एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का आया था। इसमें बोला गया था कि सुभेद लोगों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें नीति आयोग की थी राष्ट्रीय पोषण रणनीति। इसमें बोला गया था कि 2030 तक हमें सभी प्रकार के कुपोषण को कम करना है। फिर पोषण अभियान था। पोषण अभियान चलाया गया था कि जो गर्भवती किशोरी महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं उनको उनके पोषण स्थिति में सुधार करने की बात की गई थी। फिर मिशन पोषण 2.0, इसमें क्या है कि इसमें 3 मुख्य कार्यक्रम थे। कौन कौन सी? आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए योजना और पोषण अभियान, तो ये चलाए गए थे। मिशन वात्सल्य की बात करें तो भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने और बच्चों के विकास को सुनिश्चित करने हेतु एक संवेदनशील, सहायक और समकालीन परिस्थितियों को तंत्र को बढ़ावा देना होता है। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। उसमें बोला गया है तो इसके तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 3 किस्तों में मातृ लाभ प्रदान किया जा रहा है। तो ये मातृ वंदना योजना हो गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई कुपोषण के ऊपर क्वेश्चन आता है कि सरकार ने ये क्वेश्चन ये पहले चला रखी हैं और हम क्या कर सकते हैं, ये वे फॉरवर्ड में दे रखा है, ठीक है। तो आपके विचार आप लिखना चाहें तो इस वे फॉरवर्ड में जो जो चीज़ें आती हैं वो अपने विचारों के आधार पर लिख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021। तो इसमें क्या था कि जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता अभियान है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि यह सर्वेक्षण 3 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। ये पिछला हुआ था 2017 में आयोजित किया गया था, तो ये अब हो रहा है। इसमें दिखाया जाता है कि कक्षा 3, 5, 8, 10 में बच्चों की अधिगम यानी लर्निंग जो क्षमता होती है वो व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण करके देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली की स्थिति का आंकलन किया जाता है इसमें। तो ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किसके तहत मतलब कौन निकालता है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट निकालता है, और कब ये 3 वर्ष में एक बार आयोजित होती है। फिर इसमें NAS के बारे में बताया कि 2021 के बारे में कि ये सरकारी स्कूल, इसमें कौन कौन से स्कूल शामिल होते हैं। तो सरकारी स्कूल
होते हैं, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं और निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल। अगर आपने प्रथम एनजीओ के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें ग्रामीण स्कूलों को ही लिया जाता है और ग्रामीण रूप से ही उनका सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, इसमें सरकारी स्कूलों को लिया गया है। फिर इसके बाद इसमें बाकी नीचे दिया है, एक मिनट, हाँ, ये जो इसमें बताया गया है कि टॉप एंड बॉटम जो राज्य हैं उन किसने क्या क्या स्कोर किया है। तो अगर लैंग्वेज की बात करें तो पंजाब, एमपी, राजस्थान ये टॉप पे हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो पंजाब ही है, देखो पंजाब सारे में है। लैंग्वेज की बात करें, मैथमेटिक्स की, साइंस की और सोशल साइंस की, सब में पंजाब पहले नंबर पे आया हुआ है। ठीक है, और लैंग्वेज की बात करें एमपी है, बाकी तीनों में मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस में राजस्थान दूसरे नंबर पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और ठीक है, नीचे देख लेते हैं, इसमें दिया गया है राज्यवार, अगर कि यही वही बताया हमने कि राज्यवार पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। फिर इसमें बताया गया है कि जो लिंगवार, हाँ, ये जहाँ इसमें 2017 की सर्वेक्षण की तुलना में अभी हमने देखा है कि जहाँ लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में बेहतर पाया गया है। ठीक है, फिर इसमें बताया है इसमें SC ST और OBC के बारे में बताया कि सामान्य वर्ग के छात्रों की तुलना में इनका कम अनुपात रहा है। और इसमें 7% स्कूलों की शिक्षकों की अनुपस्थिति का सामना किया है इन्होंने। और 18% बच्चों, जो 18% बच्चों की माताएं हैं वो पढ़ लिख नहीं सकती हैं। तो ये सब डेटा है। ठीक है, फिर इसमें NAS का महत्व बताया है कि ये क्या करेगा, एक सर्वेक्षण निकालेगा तो इससे हमें पता चलेगा कि प्रगति कितनी हुई है, प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा, बेहतर योजना निर्माण किया जाएगा और शिक्षण मानकों के में सुधार। R&D, तो R&D की बात की गई है, तो ये इसमें हम सुधार कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा रहेगा तो। ठीक है, फिर है नेक्स्ट टॉपिक है मैरिटल रेप। सुर्खियों में जो रहा है ये दिल्ली में जो हाई कोर्ट है उसके 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने IPC की धारा जो 375 में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को चुनौती देते हुए याचिकाओं का एक खंडित निर्णय किया है। तो इसमें बताया जो IPC की धारा जो 375 है ना, तो वो उसमें प्रावधान है कि बलात्कार को परिभाषित करते हुए सहमति की कई धारणाओं को सूचीबद्ध करती है जिनके भंग होने की स्थिति में पुरुष द्वारा बलात्कार माना जाता है। हालांकि ये इसमें 2 अपवाद हैं। ठीक है, अपवाद इम्पोर्टेंट है। इसी के कंट्रोवर्शियल हुआ था, विवाद वगैरह हुआ था। ठीक है, तो पहला तो ये था कि जो अपवाद ये बोलता है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं करता है। इसका उपबंधित है इसमें उपबंधित है कि एक पुरुष और जो उसकी पत्नी है जिसकी आयु 15 वर्ष से कम नहीं हो के बीच यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो एक तो इसमें ये बोला गया था कि जो 15 वर्ष से कम की हो, उसकी शादी हो गई हो, तो वो वैवाहिक बलात्कार के अपराध श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा बोला था कि चिकित्सा प्रक्रियाओं हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा। तो ये 2 थे अपवाद, इसी के ऊपर ये मुद्दा चल रहा था। नेक्स्ट है इसमें वैवाहिक बलात्कार और भारत में इसकी स्थिति की बात करें तो वैवाहिक बलात्कार या जीवन साथी द्वारा किया गया बलात्कार पति या पत्नी के साथ उनकी सहमति के बिना बनाए गए यौन संबंध के रूप में वर्णित किया गया है। फिर इसमें वैवाहिक बलात्कार का एक क्रोनोलॉजी दिया है कि 2000 में आई थी जो भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट थी 172वीं, उसमें बोला गया था कि वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को खारिज कर दिया गया था इसमें। फिर इसमें 2005 में एक घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 वैवाहिक बलात्कार के लिए केवल सिविल उपचार प्रदान करता है। ऐसे कृत्यों के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। तो ये बोलता है 2005 का एक्ट। ठीक है, फिर इसमें 2012 के एक्ट में बोला गया था जो निर्भया केस आया था, उसमें बोला गया था कि बलात्कार एवं हत्याकांड मामले के बाद ऐसे कानूनों में संशोधन की सिफारिश करने हेतु जो न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 2017 में केंद्र सरकार अपवादों को हटाने के विरुद्ध थी। तो इसमें बताया भी गया है कि क्यों विरुद्ध थी, तो अपना इन्होंने रीज़न भी दिया है। पहले ये देख लेते हैं कि भारत में जो वैवाहिक बलात्कार की बात करें तो वो परिभाषित करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर वैवाहिक बलात्कार को जो परिभाषित करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
भारत में वैवाहिक बलात्कार की स्थिति जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS फिफ्थ जो निकाली गई थी 2019 से 21 के अनुसार, इसमें बोला गया था कि 18 से 49 आयु वर्ग की 3 में से लगभग एक जो भारतीय महिला को किसी न किसी रूप में जीवन साथी के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। तो ये रिपोर्ट है। फिर इसमें बताया गया कर्नाटक में यह प्रतिशत सबसे अधिक है और उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान आता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बताया गया था इसमें वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के संबंध में केंद्र और न्यायपालिका का दृष्टिकोण। तो हाँ, ये रीज़न था केंद्र ने दिया था कि इसमें बोला गया था कि अगर हम इसमें वैवाहिक बलात्कार को दंडनीय अपराध नहीं बनाया जा सकता। अगर दंडनीय अपराध मतलब वही बताया कि दंडनीय अपराध नहीं बना सकते। उनका मानना था कि यह एक ऐसी घटना बन सकती है कि विवाह की जो संस्था को अस्थिर कर सकती है और पतियों के उत्पीड़न का यह संभावित उपकरण भी बन सकती है। तो इसलिए उन्होंने विरोध किया था केंद्र सरकार ने। अब इसमें कुछ केस दिए हैं, वो देख लेते हैं। तो एक 2017 में केस आया था इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया था कि जो आयु सीमा 2015 से बढ़ाकर 18 कर दी थी इसमें वैवाहिक बलात्कार की। तो यह अपवाद सुनिश्चित करता है कि उस पति के विरुद्ध बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जाएगा जिसने अपनी पत्नी जो 18 वर्ष से अधिक है उसके साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाए। फिर ये ठीक है। फिर इसके बाद 2021 का देख लेते हैं कि केरल हाईकोर्ट ने माना कि वैवाहिक बलात्कार तलाक का दावा करने का एक उपयुक्त आधार है। ठीक है, अगर तलाक ले रही है तो वैवाहिक बलात्कार के आधार पर भी ले सकती है वो। फिर अगर तर्क की बात करें तो इसमें तर्क दिए गए थे कि वैवाहिक बलात्कार अपराध होना चाहिए। उसमें तर्क थे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जैसे आर्टिकल 21 की बात करें, ये स्वायत्ता और निजता के अधिकार का उल्लंघन है। 2014 वो आर्टिकल 14 की बात करें तो इसमें बोला गया कि विधि के समान संरक्षण होना चाहिए ना, तो इसमें समान संरक्षण तो है नहीं, तो ये उसकी इनके अधिकार की गारंटी का उल्लंघन करता है। फिर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी इससे पड़ता है, जैसे कि निजी चोट लग जाती है, मारपीट होती है उनकी। ठीक है, HIV की बीमारियों की संभावना होती है, तो वो ये भी चीज़ दिखती हैं। फिर महिला सुरक्षा की बात करें तो लगभग एक है NFHS की रिपोर्ट थी 42% जो 82% विवाहित महिलाओं ने अपने वर्तमान पति के विरुद्ध और जो 13% महिलाओं ने अपने पूर्व पति के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है। तो ये रिपोर्ट हम लिख सकते हैं इनके पक्ष में। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है, जैसे कि भारत उन देशों में शामिल है जहां अभी भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। फिर उसके बाद ये आ जाता है बलात्कार है। 2022 में आया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पत्नी अपने पति के विरुद्ध दायर बलात्कार के आरोपों को खारिज करने के लिए इनकार करते हुए उन्होंने बताया था कि बलात्कार है जिसकी पीड़ित की आयु और उसकी अपराधी की पहचान से कोई संबंध नहीं है। अब इसमें यह तर्क दिया था कि एक महिला जिसका एक अपरिचित द्वारा बलात्कार किया जाता है वह उस क्रूर घटना की याद के साथ जीवन व्यतीत करती है, किंतु जिस महिला के साथ उसके पति ने बलात्कार किया है उस महिला को अपने बलात्कारी के साथ रहना पड़ता है। ये काफ़ी अहम जानकारी थी, ये बताई थी, मतलब जो केस था। तो सही बात है कि जब एक महिला को अगर अपरिचित बलात्कार करता है तो वो पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाती है, और अगर कोई पति ही हो उसके बलात्कारी तो वह तो अपने बलात्कारी पति के साथ ही रहती है ना, पूरी ज़िंदगी रहना पड़ता है उसे। तो ये कहाँ का न्याय है। फिर इसके बाद इसके विरुद्ध भी कुछ तर्क आए थे कि जो बोल रहे थे कि अपराध घोषित नहीं करना चाहिए वैवाहिक बलात्कार को, जैसे कि कानूनी दुरुपयोग हो सकता है इसका। तो इन्होंने डाटा भी दिया है कि लगभग 1 लाख से ऊपर जो केस मामले दर्ज किए गए थे दहेज से संबंधित, उसमें 500 लगभग 5500 केस जो है पुलिस ने झूठा बताकर बंद कर दिए थे। तो ये झूठे भी केस आ जाते हैं इसमें। सिद्ध करने का दायित्व, अब सिद्ध करने का दायित्व कहाँ से आएगा, ना तो CCTV फुटेज होता है वहाँ, ना घर में कैसे लगाएंगे, तो कोई प्रूफ नहीं मिल पाता है। फिर वैवाहिक संस्था का टूटना, इससे वैवाहिक संस्था टूटने लग जाएगी, विखंडित हो जाएगी जो भारत में है। फिर लैंगिक तटस्थता है, इसमें बलात्कार की जो परिभाषा है महिला केंद्रित है। भले ही IPC की 375 की अपवाद को हटा भी दिया जाए या घरेलू हिंसा अधिनियम में आपराधिक प्रावधान जोड़ दिए जाएं, पति उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। फिर निजता का अधिकार भी है ये, तो ठीक है।
फिर आगे की राह है, आगे की राह में इन्होंने बताया है कि क्या हम वे फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं कि ऐप जो पर्याप्त कानून होने चाहिए। जैसे कि मानवाधिकार ने सुझाव दिया है कि वैवाहिक अपराध बलात्कार को अपराध घोषित किया जाना चाहिए। फिर एक जीएस जो वर्मा कमेटी की सिफारिश थी, उन्होंने बोला था कि ये जो वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटा दिया जाना चाहिए, इन्होंने ये बात बोली थी। फिर उसके बाद ये आई थी ये UNCEDAW और 172वीं विधि आयोग की रिपोर्ट ने भी वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की सिफारिश की है। न्याय सुनिश्चित करना, तो इसमें न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं और जागरूकता बढ़ा सकते हैं। तो ये हम वे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और फिर विश्व भर में वैवाहिक बलात्कार 1922 में ये सब बता रखा है कि जिन देशों में दंडनीय अपराध नहीं है तो वो भारत भी इसमें शामिल है, वो हम पहले ही देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक न्यूज़ इन शॉर्ट। तो शॉर्ट में कुछ न्यूज़ है, उसमें ये देख लेते हैं। तो एक रिपोर्ट निकाली गई है, तो ये निकाली है स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5th रिपोर्ट जारी की है। तो ये कौन जारी करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो ये इसमें NHFS है, वो एक व्यापक सर्वेक्षण है जो कई चरणों में आयोजित किया जाता है। इसमें पूरे भारत के प्रातिनिधिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। फिर इसमें कुछ क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि मृत्यु पंजीकरण आता है, इसमें पूर्व विद्यालय शिक्षा, बाल टीकाकरण के विस्तारित क्षेत्र, मासिक धर्म स्वच्छता, अल्कोहल और तंबाकू के उपयोग की आवृत्ति आदि इसमें शामिल होते हैं। फिर इसमें बताया कि जो TFR रेट है, कुल प्रजनन दर, तो ये है हम जो 2000 ये तो 4th रिपोर्ट थी, ये 5th है, देखो ठीक है। तो इसमें बताया गया था कि पहले तो 2.2 थी TFR रेट और अब 2.0 हो गई है, ठीक है। तो 2.0 हो गई है, तो हमारे TFR रेट घटी है, तो इसमें ये अच्छी बात है, जनसंख्या की कमी हो रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। फिर गर्भ निरोधक प्रसार दर की बात करें तो ये भी बढ़ा है, इसका रेट भी, ये मैंने तीर के निशान लगा दिए हैं पहले ही, ठीक है। और इसमें गर्भ के प्रथम 3 महीनों में गर्भवती महिलाओं द्वारा प्रसव पूर्व जो देखभाल केंद्रों का दौरा जो दौरा करती हैं, तो उसमें 70% मतलब बढ़ोतरी हुई है, ये भी अच्छी बात है। वो प्रसव मतलब वहाँ पे प्रसव पूर्व देखभाल केंद्रों पर गई हैं। फिर परिवार नियोजन की ज़रूरतों को पूरी नहीं हुई है, ज़रूरतें जो पूरी नहीं हुई है तो वो घटी हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि कुल जनसंख्या अनुपात की, लिंगानुपात की बात करें तो ये बढ़ा है, ये इम्पोर्टेंट है। हम बोलते हैं ना लिंगानुपात समान नहीं है, तो इसमें बताया गया है, इसमें पॉजिटिव है। ये बोल रहे हैं यह पहली बार है कि जब किसी NFHS या जनगणना में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नवजात मृत्यु दर की बात करते हैं, तो 1000 जीवित जन्मों में व्यक्त जीवन के पहले जो 28 दिन के दौरान सभी जीवित जन्मों की में मृत्यु की संख्या अगर बात करें तो वो भी घटी है, तो ये भी अच्छी बात है। फिर शिशु मृत्यु दर है, इसमें बात की गई है, ये तो नवजात शिशु की बात की गई थी, अब ये शिशु मृत्यु दर जो यह जीवन के पहले 28 दिन के दौरान सभी जीवित जन्मों में शिशुओं की मृत्यु की संख्या है, तो 1000 बच्चों में देखा जाता है, तो ये भी घटी है, ठीक है। पहले 40.7 थी, अब 35.2 हो गई है। फिर उसके बाद 20 से 24 वर्ष की महिलाओं की विवाह की बात करें तो 18 वर्ष की आयु से पहले जो शादी हो जाती हैं, तो पहले 26.8 था, 26.8% और अब है 23.3%, तो ये भी घटा है, ये भी अच्छी बात है। तो ये सब हमारे डेटा हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, केंद्र सरकार ने भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020 जारी की है। तो इसमें बताया गया है कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण एक केंद्रीय अधिनियम जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत किया जाता है। अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत में जन्म मृत्यु और मृत बच्चे के जन्म का जो पंजीकरण अनिवार्य हो गया है, ठीक है। तो ये पंजीकरण को अनिवार्य बना देता है और इसमें केवल जन्म और मृत्यु की जगह को ही दिया जाता है और यह जन्म और मृत्यु की सूचना इसके घटित होने के 21 दिनों के भीतर देनी होती है, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो केंद्र सरकार के स्तर पर ये भारत का महारजिस्ट्रार ने पूरे देश में पंजीकरण की गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करता है।
जन्म का पंजीकरण प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और यह उसकी कानूनी पहचान स्थापित करने की दिशा में पहला कदम है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। सीआरएस में तो जन्म और मृत्यु की गणना की जाती है, और जो वही सैंपल जो रजिस्टर होता है इसमें जन्म और मृत्यु की कुल संख्या का अनुमान। तो ये सैंपल होता है, एक नमूने की तरह लिया जाता है, और ये होता है ऑफिशियली, तो इसी का यूज़ किया जाता है। जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और जैसे भी जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं तो इसका सीआरएस का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पूरे भारत में लद्दाख में जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया। तो कहाँ है? लद्दाख में सबसे उच्चतम लिंगानुपात है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार आता है। फिर नेक्स्ट है कि जो एक है ग्रेट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, ये सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट निकाली है। तो ये किसने निकाली है? WHO और यूनिसेफ ने निकाली है। तो इसमें बताया गया है कि WHO सहायक प्रौद्योगिकी को परिभाषित करता है। इसके अनुसार सहायक जो प्रौद्योगिकी होती है वो सिस्टम सेवाओं सहित सहायक उत्पादों से संबंधित ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग है, और सहायक जो प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का एक सबसेट है, इसमें ये बताया गया है। फिर इसमें ग्रेट रिपोर्ट का कुछ लक्ष्य बताए हैं। तो इसमें एक लक्ष्य पहला एक ये भी है, दिव्यांगजनों का अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्रियान्वयन करना। फिर इसके बाद ये व्यापक डेटाबेस और विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद SDG को प्राप्त करने और विशेष रूप से जो यूनिवर्सल जो हेल्थ कवरेज है उसको समावेशी बनाने में योगदान करेंगे। फिर इसके लिए कुछ पहले भी हैं, मतलब जो सरकार ने कदम उठा रखे हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो दिव्यांगजन की आबादी 26.8 मिलियन है, जो प्रतिशत के हिसाब से 2.21% है। अगर हम CATI की बात करें, SATI मतलब ये सहायक प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र है। तो ये CATI का पहला सहायक प्रौद्योगिकी ATC केंद्र था 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग NISH केरल में स्थापित किया गया था। फिर है ALIMCO भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम है। ये मिनी रत्न श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। तो यह जो कंपनी एक्ट है 2013 का उसके तहत पंजीकृत है, और यह मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। फिर स्वास्थ्य और ये स्वास्थ्य के लिए निर्बाध किफ़ायती तकनीक साथ है। ये नेशनल ट्रस्ट का संसाधन केंद्र है, और भारत IIT जो कानपुर है, IIT बंगलौर, ये सब इसके भी संयुक्त उद्यम है। तो ये बना रहे हैं, और भारत में दिव्यांगजन की सहायक उपकरण हेतु कार्य किया जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ योजनाएं भी चलाई गई हैं, जैसे कि एक दिव्यांगजन को सहायक उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए सहायता प्रदान करना। ADIP योजना जो ये पता ही है, इसकी मिनिस्ट्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये 1981 से क्रियान्वित है। फिर एक स्कीम चलाई गई थी, ये एक अभियान था, ये सुगम्य भारत अभियान। इसमें बताया गया था कि भारत में दिव्यांग लोगों की सेवा के लिए 2015 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम है, और अभियान का जो उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन के सभी पहलुओं को भाग लेने और सहायक उपकरण की मदद से स्वतंत्र रूप से जीने के समान अवसर प्रदान करना है। तो ये इसमें शामिल है। फिर उसके बाद एक ये आ जाती है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। इसमें बताया गया है कि ग्लोबल जो एक तो ये 6ठा संस्करण है, और इसकी स्थापना जो की गई है वो FAO जो एक तो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, और एक WFP, तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। इसमें ने 2000 वर्ष में विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन में इसकी शुरुआत की थी GNAFC की। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस इसके ऊपर है। तो फूड क्राइसिस कहाँ कहाँ, जैसे कि इसमें कुछ उद्देश्य बताएं। तो एक उद्देश्य ये भी है कि जो SDG 2 है उसका भूखमरी की समाप्ति करना है। फिर निष्कर्ष क्या निकला है कि 2021 में 53 देशों जो है राज्य क्षेत्रों में लगभग 19.3 करोड़ लोग विकट खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, और यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 4 करोड़ अधिक है। तो देखो ये संख्या बढ़ी है कोविड के दौरान।
फिर खाद्य असुरक्षा के 3 मुख्य कारण बताए हैं। एक तो संघर्ष बताया है, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक संकट को बताया है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान इफ्री बोलते हैं इसे, इफ्री ने रिलीज़ किया है जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणालियों पर एक वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट है ये रिलीज़ की है इन्होंने। तो इस रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या निकलता है कि 2030 तक भारत का खाद्य उत्पादन जो है 16% तक कम हो सकता है। साथ ही भुखमरी के पीड़ित लोगों की संख्या में 23% की वृद्धि हो सकती है। यहाँ तो खाद्य उत्पादन कम हो रहा है और यहाँ भुखमरी की पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो ये सब अनुमान लगाया है इस रिपोर्ट ने, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बताया कि साउथ ईस्ट जो एशिया है, पश्चिम अफ्रीका में जो मांस का उत्पादन 2 गुना और 2050 तक 3 गुना का अनुमान है। नीति संबंधी सिफारिशें बताई हैं, तो ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ्री के बारे में देख लेते हैं। इफ्री है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह पर का अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और यह जो है CGIAR एक वैश्विक साझेदारी है जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। तो ये इसकी बात कर रहे हैं हम। ये 1971 में हुई थी। 71 के बाद ये जो इफ्री बनी थी 1975 में बनी थी और खास सुरक्षित भविष्य के लिए अनुसंधान में संलग्न एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। तो किसने की है? ये इकोनॉमिक एडवाइस काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इसने रिलीज़ की है असमानता के ऊपर। तो असमानता किसे कहते हैं? तो असमानता से तात्पर्य है संसाधनों जो अवसर होते हैं उनका असमान वितरण होता है। यह गरीबी और अभाव को बढ़ा देता है। और यह जो रिपोर्ट है ये PLFS जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है और एक NFHS जो है राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य पर सर्वेक्षण एवं एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, इनके आंकड़ों के आधार पर आधारित है। और इसमें बताया गया कि 25,000 रुपये का मासिक वेतन पाने वाला भारतीय देश के शीर्ष 10% कमाने वालों में शामिल है, ठीक है, इसमें ये बताया। फिर उसके बाद भारत में ट्रिकल डाउन सिद्धांत विफल रहा है। इसमें बताया है कि जो देश के शीर्ष 1% की आय 15% तक बढ़ी है, वो 17-18 से 2019-20 के दौरान 15% बढ़ गई है और जो निचला जो निम्न वर्ग है उसकी 1% घट गई है। तो ये ट्रिकल डाउन सिद्धांत विफल रहा है इसमें। फिर उसके बाद कुछ सुझाव दिए गए हैं इसमें कि हम असमानता को कैसे दूर कर सकते हैं। पहले एक सीखने की बुनियादी क्षमता और संख्यात्मक सूचकांक जो ऑफ लिविंग इंडेक्स को प्रोत्साहित कर सकते हैं। गरीबी की स्थिति में सुधार लाने के लिए दीर्घकालिक विकास और शिक्षा का समान वितरण कर सकते हैं और अधिक रोजगार पैदा कर सकते हैं। सामाजिक सेवाओं और सामाजिक क्षेत्र के व्यय का अधिक प्रतिशत आवंटित किया जाए, ये सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसमें एक वर्ष से दूसरे वर्ग में अंतर स्पष्ट हो सकेगा अगर हम कुछ आंकड़े वगैरह निकालेंगे। तो न्यूनतम आय बढ़ाने और जो सार्वभौमिक बुनियादी आय की शुरुआत करने के से आय अंतराल को कम किया जा सकता है। फिर एक मनरेगा जो स्कीम है उसका उपयोग हम योजना शहरों में भी शुरू की जानी चाहिए। मनरेगा मांग आधारित है और रोजगार की गारंटी भी प्रदान करती है। अभी हम ये ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्ट की गई है ना, तो ये शहरों में भी बता रहे हैं कि शहरों में इसकी शुरुआत होनी चाहिए। फिर इसके बाद एक ये है स्वच्छ सर्वेक्षण निकाली गई 2023 की। तो ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया है। तो ये किसने किया है? महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो इसमें बताया इसकी जो थीम है वो वेस्ट टू वेल्थ है। तो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना है। तो इसमें बताया गया कि सर्वेक्षण 2016 में ये इसके बारे में कि ये 2016 में ये स्टार्ट किया था इसी नई आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। और यह विश्व की सबसे बड़ा वार्षिक सर्वेक्षण है। किसके मामले में अगर हम बात करें? स्वच्छ सर्वेक्षण देश के शहरों, कस्बों, साफ सफाई, स्वच्छता, आरोग्यकारिता
आरोग्यकारिता इसके मामले में विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक सर्वेक्षण है। ठीक है, तो इसमें कुछ साइड में उद्देश्य बता रखे हैं कि क्या क्या उद्देश्य हैं इसके। इसमें यही है। फिर नीचे देख लेते हैं कि इसमें शहरों का आंकड़ा इन्होंने खुले में पेशाब जैसे कि येलो स्पॉट लगा देना और खुले में थूकना, उसके रेड स्पॉट के मुद्दे पर आधारित संकेतों के आधार पर किया जाएगा। और यह जो है स्वच्छ भारत अभियान 2021 में शुरू किया गया था और इसमें बताया गया था कि गीले और जो ठोस हैं अपशिष्टों को अलग अलग स्रोत में इकट्ठा करना है। और एक अमृत स्कीम थी इसकी, अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन के तहत शामिल किए गए शहरों को छोड़कर सभी अन्य सभी शहरों में ब्लैक वाटर जल प्रबंधन करना है। फिर उसके बाद NCS है, नेशनल क्रेची स्कीम। तो ये स्कीम जो थी ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के लिए वित्त की कमी बनी हुई है। तो इसमें बताया गया है कि वित्त की कमी बनी हुई है। तो इस योजना में तो एक तो यही चला रही है कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। फिर दूसरा है कि इसमें 6 महीने से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए डे केयर की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। फिर यह पहले कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के रूप में जाना जाता था इसे। अब इसका नाम नेशनल क्रेची स्कीम रख दिया है। तो इसमें क्या क्या होगा ये बता रहे हैं। सोने की सुविधा के लिए डे केयर सुविधाएँ हैं, अनुपूरक पोषाहार प्राप्ति है, विकास निगरानी है और स्वास्थ्य जांच टीकाकरण भी इसमें शामिल है। फिर अगला है कि सरकार नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य पहचान पत्र जारी करेगी। तो ये जो किया जाता ये तंत्र विकसित किया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। माता पिता अपने नवजात और छोटे शिशुओं के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, ये है आभा बोलते हैं, आभा नंबर जनरेट कर सकते हैं और स्वास्थ्य ID के रूप में इसे जाना जाता है। अभी वर्तमान की बात करें तो इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ही आभा कार्ड के लिए नामांकन के लिए पात्र हैं और आभा कार्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जारी किया गया है। आभा जो नंबर है वो माता पिता को जन्म से लेकर सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड अपलोड करने में सक्षम बनाएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर को पैसे के रूप में मान्यता दी है। तो ये इसमें बताया गया था कि जो सेक्स वर्कर हैं 2021 सॉरी नहीं, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 के अनुसार गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने हेतु निर्देश जारी किए हैं। इसमें यह जो निर्देश दिए गए हैं वो आर्टिकल 142 के तहत जारी किए गए हैं। आर्टिकल 142 क्या कहता है? तो ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले या उसके समक्ष लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है। कोई भी केस जाता है तो उसका पूर्ण न्याय देना सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। तो ये जो शक्ति प्रदान की गई है तो वो आर्टिकल 142 के तहत की गई है। ठीक है, फिर इसके कुछ गाइडलाइंस दिए हैं इसमें, जैसे कि वयस्क और सहमति देने वाले सेक्स वर्कर्स के खिलाफ कोई पुलिस हस्तक्षेप या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा बोला है कि बच्चे को केवल इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाएगा कि यह देह व्यापार में लिप्त है। तीसरा बोला गया है कि इसमें बचाव कार्य की रिपोर्ट करते समय मीडिया उनकी तस्वीरें प्रकाशित नहीं करेगी और केंद्र और राज्यों को कानून में सुधार करने के लिए सेक्स वर्कर्स या उनके प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए। फिर इसमें बोला है कि जो UDI है सेक्स वर्कर्स का आधार प्रदान करेगा और भले ही वे निवास प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ हो फिर भी वो करेगा। यह राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। फिर कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि वे हिंसा अपराधियों और हाशिए पर धकेल दिए जाने की स्थिति का सामना करते हैं और HIV से संक्रमित होने का उच्च खतरा यहाँ पे बना रहता है। फिर कानूनी स्थितियाँ भारत में सेक्स वर्कर्स के लिए, जैसे कि IPC जो है उसके तहत राष्ट्रीय लैंगिक कृत्य और वेश्यावृत्ति को गैर कानूनी नहीं माना जाता है। हालांकि अनैतिक व्यापार अधिनियम है 1956 का, उसमें वैश्यालय चलाना, दलाली करना और मालिक होना गैर कानूनी है। सेक्स वर्कर्स के लिए अन्य पहले भी चलाई जा रही हैं, जैसे कि सेक्स वर्कर्स के लिए पुनर्वास योजना है। सेक्स वर्कर्स को तस्करी रोकने, उनके बचाव, पुनर्वास और समेकन हेतु प्रत्यावर्तन
के लिए उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है और राष्ट्रीय नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स NNSW आदि। फिर ILO, इसमें ILO की लर्निंग गाइड में बात करें तो इसमें बताया गया है लर्निंग गाइड में LGBTIQ वर्कर्स के प्रति भेदभाव समाप्त करने उनके लिए विशेष नीतियों बनाने के लिए कहा गया है। तो किसने क्या कहा है? ILO ने कहा है। ठीक है, फिर इसमें बताया गया है कि LGBT का कौन है। तो इसमें लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीर ये सब आते हैं। लर्निंग गाइड में मुख्य निष्कर्ष बता रहे हैं कि विश्व भर में LGBTIQ व्यक्तियों को कार्यस्थल पर उत्पीड़न, हिंसा, भेदभाव और असमान व्यवहार को सामना करना पड़ता है। इसमें केवल 29 देश ने कानूनी रूप से विवाह समानता को मान्यता दी है, समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, और वहीं 34 देशों ने समलैंगिक सहजीवन को मान्यता प्रदान की है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 2020 तक UNO जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 81 सदस्य ने नियोजन में लैंगिक रुझान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की है। जो हालांकि अभी भी ये सामाजिक सुरक्षा की कमी और सामाजिक बहिष्कार आदि का सामना कर रहे हैं। फिर बताया कि सुझाव है LGBTIQ के समावेशन को मापना। UNDP और वर्ल्ड बैंक इन दोनों ने LGBT समावेशन सूचकांक जारी किया है। यह सूचकांक 5 आयामों पर आधारित है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य है, व्यक्तिगत हिंसा, सुरक्षा, हिंसा, आर्थिक कल्याण और राजनीतिक नागरिक भागीदारी। इसके आधार पर ये सूचकांक निकाला जाता है। फिर आर्थिक इसके महात्मा, इसके विकास के लिए, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख लेना कहीं। जो केस है ये नाज फाउंडेशन ने बोला था, NCR दिल्ली का मामला था कि हाई कोर्ट ने माना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 संविधान के आर्टिकल 14, 15, 19, 21 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का उल्लंघन करती है। अगर हम बात करें ना इनके अधिकारों की, तो इनके पॉजिटिव में तर्क लिखे हैं, तो हम इनके केसों को मेंशन कर सकते हैं। फिर एक नालसा का था, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम राष्ट्रीय संघ मामला था। इसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया था। तो ये पूछ सकते हैं कि थर्ड जेंडर का दर्जा किस केस में हुआ था? तो ये हुआ था नालसा में। नवजीत सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में बोला गया था कि जो सेक्शन 377 को असंवैधानिक करार दिया था। इसमें ट्रांसजेंडर अधिनियम, एक व्यक्ति अधिनियम 2019 आया था। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को के अधिकारों की सुरक्षा और कल्याण का प्रावधान करना है इस एक्ट का। ठीक है, इस एक्ट में प्रावधान दिए गए हैं। तो जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना। फिर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, तो इन्होंने एक स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम चलाई है। तो ये जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के बच्चों के लिए 5 वर्ष के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। ये 2011 में प्रस्तुत किया गया था। और निजी और सरकारी शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रत्येक वर्ष 5,000 जो मेधावी छात्र होते हैं उनका ये वित्त पोषण करते हैं। ये स्कीम जो है इसे AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्यान्वित कर रही है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है इसका काम। फिर इसका अगला है आकृति प्रोग्राम है। ये किससे रिलेटेड है? एडवांस नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें ये है कुडनकुलम जो है पर्यावरण परमाणु ऊर्जा परियोजना है कुडनकुलम की। तो इसमें बोला है कि ये आसपास युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन किया जाएगा। और इसमें भाभा, यह आकृति कार्य जो प्रोग्राम है इसको बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये संचालित कर रहा है। और बार्क प्रौद्योगिकी पर आधारित ग्राम स्तरीय तकनीकी उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है इसका काम। तो ये हमारा आज सोशल इश्यूज़ हो गया है। और अगर हम इसमें इस को जो हाईलाइट किया है पोर्शन, इस PDF को आप डाउनलोड टेलीग्राम चैनल पर से कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे पिन कर दूँगी, तो उसमें आप सीधे टेलीग्राम पे जा सकते हो और वहाँ से ये हाईलाइट पोर्शन को डाउनलोड कर सकते हो। ये जो PDF है ये मैंने कर रखी है। अभी कुछ सेक्शन रह गए हैं बाकी, तो उनको भी मैं हाईलाइट कर दूँगी और PDF डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ ज्वाइन करके इस PDF का उपयोग लाभ उठा सकते हो। तो थैंक यू।